नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो जब भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके लिए वो सिलेबस फाइंड करते हैं जो उन्हें ईजिली वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है। लेकिन जो सिलेबस हमें मिला है क्या वो 100% करेक्ट है? क्या जो टॉपिक उसमें बताए गए हैं वो 100% अप्रोप्रिएट है? इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। जो सिलेबस हमें मिला है उनमें से भी कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमें सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, ये भी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट चलते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो ये है कि जो सिलेबस हमें दिया गया है एसएससी सीजीएल का, उनमें से कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर उन टॉपिक में से भी किस टाइप्स के क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, यानी कि कौन से टॉपिक और कौन से टाइप एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी कौन से इस पूरे सिलेबस में से कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक के भी कौन से टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आज की सेशन में हम जानने वाले हैं और इसी तरीके की काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं ये सारी डिटेल्स, क्योंकि अब सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलने वाला है, साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो आइए आज की सारी डिटेल्स हम जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। अगर एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो टायर 1 में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। टायर 2 में भी हमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना होगा और टायर 3 की जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, यानी कि आपके लिए ऐसे होगा, लेटर राइटिंग या प्रिसाइज। चाहे तो आप हिंदी में भी इस पेपर को कर सकते हैं या फिर आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और अगर टायर 4 की हम बात करते हैं तो टायर 4 में हमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी देना होगा, स्किल टेस्ट हो सकता है वहां पर, और एक आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका एसएससी सीजीएल के लिए। टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टायर 3 में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है जिसे आप हिंदी में कर लीजिए चाहे आप फिर उसे इंग्लिश में कर लीजिए। टायर 4 आपका रहने वाला है सीपीटी, ये किसी पर्टिकुलर ही जो सीपीटी रहेगा हमारा वो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए ही रहने वाला है। स्किल टेस्ट की भी अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर प्रोफाइल के लिए आपको देना होगा। नेक्स्ट अगर बात कर जाए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, तो जैसे अभी हमने देखा हमारा जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का वो 4 टायर में डिवाइडेड है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो टायर 1 की अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो कुछ इस तरीके से एसएससी सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे होने वाले हैं कितने, 25, लेकिन मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 50, यानी कि एक राइट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स वहां पर मिलने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और वहां पर आपको टोटल मार्क्स कितने हो गए, वो 50 मार्क्स का। इसी तरीके से आप जनरल अवेयरनेस की आप बात करें तो जनरल अवेयरनेस से भी आपको 25 ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50, यानी कि एक राइट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर भी 25 होंगे और टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 50। और इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही होने वाले हैं, लेकिन आपका टोटल मार्क्स कितना है, 50। तो अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में 100, और कितने मार्क्स का होने वाला है एग्जामिनेशन, 200 का। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और टोटल मार्क्स हो गए हमारे 200। और आपसे पूछा जाए कि इन चारों के लिए, इन चारों सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना रहने वाला है, तो टोटल टाइम आपका होगा 60 मिनट। टोटल टाइम होगा 60 मिनट।
accumulative time of 60 मिनट, यानी कि यहाँ पर सेक्शन वाइज आपके लिए टाइम नहीं रहेगा, आपको ओवरऑल टाइम 60 मिनट दे दिया जाएगा। आप कौन से एग्जामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस टाइम को ऑलरेडी हम डिवाइड कर देंगे कि 50 मिनट इसके लिए, 15 इसके लिए, 15 इसके लिए और 15 इसके लिए। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने 60 मिनट का यूज कैसे करते हैं। कई एग्जामिनेशन में होता है कि 15 मिनट ही आप सिर्फ अपना सेक्शन किसे दे सकते हैं, 15 मिनट आप अपने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को दे सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में आप 15 मिनट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से काफी एग्जामिनेशन में टाइम रहता है, लेकिन यहां पर आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे और वो आपको अपने ही अकॉर्डिंग यूज करने होंगे। आपसे पूछा जाए कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, क्या यहाँ पर जो हमारा गलत आंसर होगा क्या उसके लिए कुछ पेनल्टी भी होगी? तो यहाँ पर बताया गया पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका कितना मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा? 0.50 मार्क्स आपका वहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा एक रॉन्ग आंसर के लिए। देयर इज नो सिलेक्शनल कट ऑफ, तो यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने वाली है। No point will be deducted if the question is left blank or unattempted by a candidate। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं आप, तो वहां पर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा था हमारा टायर 1 का एग्जाम पैटर्न था। 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे हमें 25 देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए राइट मार्क्स आपको मिलेंगे 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 और टोटल मार्क्स कितने हो गए 200 और टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग आपको याद रखनी होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मूव करेंगे अपने टायर 2 के एग्जाम पैटर्न की। एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम पैटर्न। तो अगर हम टायर 2 एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर आपके 4 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। सिर्फ कहां पर चेंज हमें देखने को मिलेगा? लेवल ऑफ डिफिकल्टी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। बाकी दो कौन से हमें नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर? स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, जो कि किसके बारे में होगा? फाइनेंस एंड इकोनॉमी के बारे में। तो चीजें क्लियर है। पेपर 1 हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जैसे मैंने आपको भी बताया इसका भी सिलेबस सेम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसका ये कौन सा पेपर हो गया हमारा? पेपर 2। तो इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ लेवल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहां पर आपको थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जब आप बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स, ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से जनरल स्टडीज, जितना भी फाइनेंस और जितना भी इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो पेपर 1 में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कितने देखने को मिल रहे हैं? 100 आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले आपको कितने देखने को मिल रहे थे? 25 क्वेश्चन, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे? 50। इसी तरीके से जो हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहने वाला है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हमें कितने देखने को मिलेंगे? 100, लेकिन टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे हमें इसके? 200। और इस पेपर के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स। जैसे मैंने आपको बताया 4 इंडिविजुअल पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो जो क्वांटिटेटिव हमारा रहने वाला है उसमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल मार्क्स 200 का पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। लेकिन आप पेपर 2 की अगर बात करें यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें कितने होने वाले हैं? 200 और टोटल मार्क्स भी आपके 200, यानी कि एक राइट क्वेश्चन के लिए, एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। इसके लिए भी आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगर आप बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा कौन से पेपर होने वाला है? थर्ड पेपर हमारा होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपको इसके लिए कितने दिए जाएंगे? 200। एक राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स का। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे जनरल स्टडीज यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमी से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमें देखने को मिलेंगे? 100। टोटल मार्क्स हमें दिए जाएंगे 200 और इसके लिए भी आपको कितना टाइम दिया जाता है? 2 आवर्स का टाइम इसके लिए भी आपको मिलता है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर अब हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई क्वेश्चन, हमारा कोई आंसर गलत हो जाता है उसके लिए कितनी पेनल्टी या फिर कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी? देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। पेपर 2 कौन सा मैंने आपको बताया? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड
of 0.50 marks for each wrong answer in paper 1, paper 3 and paper 4। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि अगर हम पेपर 2 में यानी कि इंग्लिश में अगर हम कोई आंसर रॉन्ग करते हैं तो इसके लिए कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसके लिए हमारे पास नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स का। लेकिन वहीं पर अगर हम गलती कर देते हैं कौन से पेपर 1, पेपर 3 या फिर पेपर 4 में, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग कितने का हो जाएगा 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये कौन सा था हमारा टायर 2 का एग्जाम पैटर्न। मूव करते हैं टायर 3 की तरफ। टायर 3 में क्या बताया गया, एसएससी सीजीएल टायर 3 एग्जाम पैटर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया था दो, टायर 1 टायर 2 तो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, लेकिन यहां पर अगर टायर 3 की बात की जाए तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। राइटिंग ऑफ ऐसे रहेगा आपका, इसमें प्रिसाइज रहेंगे, लेटर रहेंगे या फिर एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा। तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। कितने मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का ये होने वाला है। आपको इसके लिए दिया जाएगा 1 आवर या फिर 60 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। Tier 3 of SSC CGL will be a descriptive test. The paper will be in English and Hindi and will constitute of 100 marks. The entire paper needs to be completed in 60 minutes. तो SSC CGL का Tier 3 एक descriptive type पेपर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इसके लिए टोटल टाइम आपका मिलता है 60 मिनट्स का। अब मूव करते हैं अपने Tier 4 की तरफ। नेक्स्ट क्या है, एसएससी सीजीएल टायर 4 एग्जाम पैटर्न। एसएससी सीजीएल टायर 4 एग्जाम इज अ कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेप, डीईएसटी टेस्ट एंड सीपीटी टेस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए होने वाला है टायर 4, जो कि एक क्या है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, जो कि क्या है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। 2 स्टेप में इसे किया जाएगा। कौन कौन से वो 2 स्टेप होंगे, डीईएसटी टेस्ट और सीपीटी टेस्ट। तो डीईएसटी टेस्ट क्या हो गया हमारा, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, और जो हमारा दूसरा होगा वो कौन सा होगा, सीपीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। डीईएसटी में क्या होने वाला है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप 2000 वर्ड इन 15 मिनट्स ऑन अ कंप्यूटर इन इंग्लिश। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक अ कैंडिडेट्स राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट से ही हमें पता चल जाता है यहाँ पर क्या होगा, पर्सन की क्या चेक करी जाएगी, कैंडिडेट्स राइटिंग स्किल, उसकी राइटिंग स्किल चेक करी जाएगी। उससे क्या करना होगा, 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप यहां पर करने होंगे इंग्लिश में कंप्यूटर पे। इससे क्या किया जाएगा, उसकी स्किल टेस्ट करी जाएगी, कितना फास्ट वो टाइप कर सकता है। The candidates are required to type 2000 words in 15 minutes on a computer in English. This test will be conducted to check a candidate's writing skills. तो चीजें क्लियर है यहाँ पर, बहुत ध्यान से आपको इन नंबर्स को याद रखना होगा कि 2000 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे 15 मिनट्स में। और जो हमारा सीपीटी होगा वो किस लिए किया जाएगा, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। यानी कि एक पर्सन कितना कंप्यूटर से फ्रेंडली है, क्या उसे वर्ड प्रोसेसिंग आती है, स्प्रेडशीट्स के बारे में उसे पता है, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स के बारे में क्या उसे पता है। तो इन सब की नॉलेज यहाँ पर चेक करी जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए होती है। आइए ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए टायर 4 एग्जामिनेशन होता है, कौन सी प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पर सीपीटी टेस्ट लिया जाता है। तो अगर बात करी जाए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSSA MEA and AFHQ, तो इस प्रोफाइल के लिए भी क्या होगा, सीपीटी किया जाएगा। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अगर आप इस प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीपीटी की प्रिपरेशन भी करनी होगी, यानी कि आपको डीईएसटी की प्रिपरेशन और सीपीटी की प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज में, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन इन CBEC में, असिस्टेंट CSI इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, या फिर इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के अगर आप प्रोफाइल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको सीपीटी के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। तो चीजें यहां पर क्लियर हैं। अब मूव करते हैं सिलेबस की तरफ। अभी हमने देखा कि एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या फिर क्या क्या उसके एग्जाम पैटर्न है और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न जो 4th वाला है यानी कि सीपीटी वो किन प्रोफाइल्स के लिए प्रिपेयर आपको करना होगा। तो मूव करेंगे अब सिलेबस की तरफ। एसएससी सीजीएल टायर 1 सिलेबस। तो जैसे मैंने आपको भी बताया
एसएससी सीजीएल टायर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात करते हैं तो वहां पर हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एनालॉजी आपको देखने को मिल जाएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जामिनेशन की या फिर अपने सिलेक्शन की। तो फिलहाल अभी हमने ये देखा कि सिलेबस हमें ये दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। इसी तरीके से अगर बात करी जाए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या हमें बताया गया है एसएससी सीजीएल के लिए, स्टैटिक, जीके, जितना भी स्टैटिक है वो पार्ट इसमें कवर किया जाएगा, साइंस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी या फिर करी हुई है वो इंपॉर्टेंट स्कीम यहां पर आपको देखने को मिलेगी, पोर्टफोलियो, पीपल इन द न्यूज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी पर्सन अभी न्यूज में काफी उसकी न्यूज, उससे रिलेटेड हमें न्यूज देखने को मिल रही है तो पीपल इन द न्यूज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब जनरली स्टूडेंट्स को क्या डाउट आता है कि सर जनरल अवेयरनेस से हमें पता है कि यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है, लेकिन जैसे कि अगर बात कर जाए साइंस की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो सर इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से टॉपिक जनरल या एसएससी सीजीएल के लिए साइंस से, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इसमें भी काफी स्टूडेंट डाउटफुल रहते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आइए पहले ये जानते हैं कि साइंस से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर ज्योग्राफी से हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या साइंस से तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीएम से क्वेश्चन हमारे सामने, पीसीबी से हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आइए एक बार साइंस का भी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या उनकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पर साइंस से रिलेटेड, तो बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और फिजिक्स से भी 1 से 2 एग्जामिनेशन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वहीं पर कंप्यूटर साइंस से 1 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, स्पेस साइंस से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसी तरीके से न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस से, जैसे कि आपको पता है न्यूट्रिशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजीजेस के बारे में भी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जब आप पूरे साइंस की बात करेंगे तो वहां से ये कितना मार्क्स कवर करता है, 6 से 10 क्वेश्चन इसी से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जनरल अवेयरनेस आपने देख लिया, ये टॉपिक आपके सामने आ गए, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साइंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, केमिस्ट्री से 1 से 2, फिजिक्स से भी 1 से 2, कंप्यूटर साइंस से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पेस साइंस से 1 क्वेश्चन और न्यूट्रिशन एंड डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हमारे सामने आने वाले हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ये भी एक बार जानेंगे। तो अगर सबसे पहले यहां पर बात की जाए फिजिक्स की, और कोई भी चीज आपको ज्यादा हाई लेवल पे नहीं पढ़नी है, 10th लेवल तक की जो 6 जितनी भी आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जनरली तो वहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है 9th और 10th का सिलेबस। जनरली आपके लिए जो 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक है वो आप पढ़ रहे हैं, न्यूज आप देख रहे हैं, तो सारी चीजें आप इजीली कर पाएंगे। साइंस इतने हाई लेवल की नहीं रहेगी, अगर आप किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो और आप सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करी जाए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है, आराम से प्रिपरेशन आप करें और इजिली आप एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर आपको पता है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और आप अपनी
कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हैं स्टडी में, तो कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने नहीं आने वाली है। तो अगर बात करी जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपको मोशन देखने को मिलेगा, फोर्स एंड ग्रेविटी आपको देखने को मिलेगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा, प्रेशर वर्क आपको देखने को मिलेगा, साउंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और कोई हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं एसएससी सीजीएल में। तो चीजें क्लियर। अगर बात करी जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एसआई यूनिट आपको देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि साइंस की बात करी जाए, साइंस हमारे चारों तरफ है, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टॉपिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्सेट्रा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। यूसेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और बायोलॉजी की अगर आप बात करें, प्लांट्स पार्ट एंड देयर फंक्शन, कौन से प्लांट का क्या पार्ट होता है और क्या उसकी फंक्शन होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे जा सकते हैं। ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, एनिमल पार्ट एंड देयर फंक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, डिजीजेस, देयर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर। तो जैसे अभी हमने देखा था, न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आपको डिजीजेस के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उनके प्रिवेंशन को देखने को मिल सकता है, या फिर उनका ट्रीटमेंट और क्योर से रिलेटेड भी वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है पीसीबी में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जब आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। तो चीजें यहां पर क्लियर हैं। इसी तरीके से अगर बात करी जाए कि हिस्ट्री में कौन कौन से सर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं जब हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जैसे मैंने अभी बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमें दिया गया है, टायर 1 का क्या सिलेबस है, टायर 2 का क्या सिलेबस है। उसे देखने के बाद हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जब आप बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एशियन हिस्ट्री है हमारे पास, मेडिवल हिस्ट्री है हमारे पास, और एक हमारे पास है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर आपके लिए इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द मौर्यंस, पोस्ट मौर्यंस और द गुप्ता पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सिलेबस में अगर हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री का। एशियन हिस्ट्री आपने देख लिया। अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात कर जाए, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत भी आपको पता होगी, वहां पर 5 डायनेस्टी आपको देखने को मिली थी। इसी तरीके से रिलीजियस मूवमेंट जोन सी हुई 15th और 16th सेंचुरी में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से मुगल डायनेस्टी का क्या रोल रहा, मुगल डायनेस्टी कब आई, कैसे वो उसका जो एंड हुआ वो कब हुआ, लेटर मुगल्स या फिर द मराठा स्टेट, ये सब किस में आ जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएगा। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ, यूरोपियंस हमारी कंट्री में आ रहे थे, ब्रिटिश हमारी कंट्री में आ रहे थे, आपस में भी जंग हो रही थी। वहां पर मेजर बैटल कौन कौन सी रही, क्योंकि उस टाइम पे भी काफी ज्यादा जंग हुई, ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, यूरोपियंस के बीच में हुई, इंडियंस भी उनसे लड़ रहे थे, यहाँ के राजाओं महाराजाओं के बीच में। सोशल कल्चर एंड अवेकिन इन इंडिया, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जहां से भारत की क्रांति ने जन्म लिया, मंगल पांडे। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1980, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट एंड नेशनलिज्म, स्ट्रगल फॉर स्वराज 1990 से लेकर 1927 तक के, स्ट्रगल फॉर स्वराज फॉर 1920, अब 2 रहेंगी यहां पर, जो स्ट्रगल ऑफ स्वराज है, स्ट्रगल ऑफ स्वराज 1 और स्ट्रगल ऑफ स्वराज 2, एक कहां से कहां तक चली, 1990 से लेकर 1927 तक, और एक हमारी चलती है 1920 से लेकर 1947, यानी कि हमारी आजादी तक। उसी तरीके से गवर्नर्स जनरल ऑफ इंडिया और द इंडियन प्रिंसिपली स्टेट, तो आपको पता होगा विरासतें हुआ करती थी, तो उन्हीं के बारे में बताया गया, द इंडियन प्रिंसिपली स्टेट। तो ये सिलेबस है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब आप सिलेबस की बात करते हैं एसएससी सीजीएल हिस्ट्री से रिलेटेड। और इसी तरीके से अगर हम देखें जब आप बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए हमें बताए गए हैं एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए, मूवमेंट ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, सोलर सिस्टम कैसा है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, एटमॉस्फेयर,
ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, सारी स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, उनकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से विंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से टाइम पर कौन सी विंड्स चलती हैं, कहां से वो आती हैं। ओशन एंड ओशन करेंट्स आपको पता होने चाहिए, वोल्केनो अर्थक्वेक्स आपको पता होने चाहिए, हैबिटेट्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, सॉइल्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, फॉरेस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड जियो फैक्ट दैट इज कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो यहां पर ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ते हैं, ये सारे टॉपिक हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं आप सिलेबस हमारा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। इसी तरीके इसीलिए मैंने आपको कहा हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्किंग की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि अगर इन सबको हम प्रिपेयर करने बैठेंगे बहुत ज्यादा टाइम हमारा जाने वाला है। और अभी हम देखेंगे कि कोर्स को भी कैसे हमने डिजाइन करा ताकि आप क्या कर सके, हार्ड वर्किंग थोड़ा सा वहां पर रिड्यूस होकर स्मार्ट वर्क की तरफ आपको लेके जाया जाएगा, ताकि आप क्या कर सके, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सके जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक और कौन से टाइप से क्वेश्चन आए गए हैं। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे अभी। पहले एक बार सिलेबस हम कंप्लीट कर लेते हैं, टायर 1 का सिलेबस और टायर 2 का सिलेबस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज से कौन कौन से टॉपिक हमें बताए गए कि कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए आने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका, क्लोज टेस्ट रहेगा, स्पेलिंग्स रहेगा, फ्रेजेस एंड आइटम्स रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, सेंटेंस करेक्शन रहने वाला है, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव या फिर नरेशंस आपके रहेंगे। तो ये सिलेबस किसका है, इंग्लिश लैंग्वेज का टायर 1 का। तो चीजें क्लियर हो गई आपकी। अभी आपने देखा जनरल इंटेलिजेंस से आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस से आपको क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको क्या पढ़ना है, और अभी हमने देखा जनरल अवेयरनेस में भी साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और ये था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो चार सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए, टायर 1 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर टायर 2 के सिलेबस की। तो ये रहा हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 सिलेबस। टायर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, 4 पेपर आपके होंगे, और जिसमें से पेपर 1 आपका कौन सा रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पेपर 1 आपका कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें बताए गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग से आपको मेहनत करनी है आपके 2 टॉपिक पे। कौन कौन से वो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, क्योंकि टायर 1 में भी आपको देखने को मिलेगा ये, और टायर 2 में भी आपको ये दोनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा, वो चेंज होने वाला है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने घटते हैं या बढ़ते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस में रख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश को। और तो यहां पर देखेंगे फटाक देसी कि कौन कौन से टॉपिक हमें बताए गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और डेटा सफिशिएंसी। तो ये सारे टॉपिक हमें बताए गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, किसके लिए, पेपर 1 में एसएससी सीजीएल टायर 2 सिलेबस के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम यहां पर देखें तो पेपर 2 मैंने आपको कौन सा बताया था, इंग्लिश लैंग्वेज। तो पेपर 2 आपका होने वाला है। पेपर 2 की अगर आप बात करेंगे तो पेपर 2 आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने आता है, स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजेस एंड एडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये रहेगा हमारा पूरा सिलेबस किस चीज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम के लिए। इसी तरीके से आप बात करेंगे कि एक नया सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, पेपर 3। पेपर 3 आपका नया सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, collection and representation of data, measure of dispersion, a measure of central tendency, movements and sequence and corridors, correlation and regression, random variables, random variables, sampling theory, analysis and variations,
टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए, किस चीज के लिए, स्टैटिस्टिक्स। तो नया टॉपिक रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आप पहले से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, पहले से आप इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बाद में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन आपको जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जो आपका इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ रहने वाला है। मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पेपर यानी कि पेपर 4 हमारा रहने वाला है वो क्या होगा, पेपर 4 हमारा रहेगा जनरल स्टडीज, जहां पर क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं आपके सामने, फाइनेंस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अगर आप बिल्कुल भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है तो उसे साइंस में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, और अगर कोई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की बिल्कुल भी नहीं उसे कुछ नॉलेज है, तो यहां पर उसे घबराना नहीं है, वो भी बहुत इजीली इन टॉपिक्स को कवर कर सकता है। सारा थियोरेटिकल बेस है, कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं होने वाली है। तो कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बहुत बेसिक में आपको कहूंगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बेसिक लेवल के हैं। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोग घबरा जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप इन सबको पढ़ते हैं इजीली, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, साइंस बैकग्राउंड के लिए कॉमर्स डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए साइंस डिफिकल्ट नहीं है, इजीली सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। तो आइए, अब जितना भी हमारा सिलेबस था वो हमने देख लिया है। टायर 1 का हमने एग्जाम पैटर्न देखा, टायर 2 का एग्जाम पैटर्न देखा, टायर 1 का एग्जाम सिलेबस देखा, टायर 2 का एग्जाम सिलेबस देखा। तो आइए अब देखते हैं कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। जैसे मैंने आपको कहा था, एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा तो वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था, हर सब्जेक्ट की मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने प्रीवियस ईयर एनालाइज करें, यानी कि पिछले कुछ सालों में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एज वेल एज उन टॉपिक से भी किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि हम आने वाले एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रह पाएगी। तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, 2D और 3D दोनों से ही आपके सामने आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन सर, नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर सिस्टम की, तो आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पर क्वेश्चन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ नंबर से रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नंबर सिस्टम में आपको जो पढ़नी है वो है रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी। इससे रिलेटेड काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और चांसेस ये हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन के बारे में, तो सिंप्लीफिकेशन में सर्ड एंड इंडाइसिस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन से आए हैं वो कौन से रहे हैं, हमारे सर्ड एंड इंडाइसिस के। तो चीजें क्लियर है, ये टॉपिक और इनके ये टाइप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में फाइंडिंग रेशियो, प्राइस एंड क्वांटिटी बहुत ही बेसिक चीज है। जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो ये दो चीजें हमें बहुत ही कॉमन वहां पर देखने को मिलती है। रेशियो और प्रोपोर्शन हर किसी को फाइंड करना आता होगा अगर आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करी है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, और साथ ही साथ या तो आपको रेशियो फाइंड करने के लिए क्या दिया जाएगा, प्राइस फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर क्वांटिटी भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जा सकती है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर आप बात करेंगे तो डिफरेंट अरिथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर। बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा, और फ्रैक्शन और
फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का कंसेप्ट रहेगा, वहां से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जिस क्वेश्चन में क्या होता है, एक किसी पर्सन की इनकम दे दी जाती है, वहां पर एक्सपेंडिचर आपसे पूछ लिया जाता है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हमें उसकी इनकम कैलकुलेट करनी होती है। जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी किस में आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, और कई बार रिपीटेडली ये एग्जामिनेशन में भी देखे जा चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है टायर 1 में। या तो आपको क्या कह दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आपको कह दिया जाए लॉस परसेंटेज। वहीं पर कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है वहां पर। और या फिर आपको न्यू सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन भी आपने करे होंगे अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा रहेगा, जैसे मैंने कहा था जो हमारा टायर 1 है वहां पर इजी से मॉडरेट तक आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इजी लेवल का भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, या फिर मॉडरेट, एडवांस लेवल का आपको नहीं दिया जाएगा टायर 1 में। टायर 2 में अगर प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने कहा था ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहेगा, तो वहां पर इसी टाइप में क्या कर दिया जाएगा, बस थोड़ी सी जो डिफिकल्टी का लेवल होगा उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इसी टाइप के देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, या फिर आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने को कह दिया जाए, या फिर आपको न्यू सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को भी कहा जा सकता है। आगे क्या बताया गया यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर है ये चीज। अगर बात करी जा रही है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक की, तो या तो आपको वहां पर क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कौन सा टाइप है हमारे सामने, जहां पर हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से अगर बात करी जाए अलजेब्रा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा आपको टायर 1 के लिए, आपके लिए वो कौन सा टॉपिक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। और अलजेब्रा से भी किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये बहुत ही ज्यादा आपको प्रिपेयर करना होगा, इसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम जब टायर 2 की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो भी वहां पर इंक्रीज होने वाला है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से इन पे बहुत अच्छे से वर्क करते चलेंगे, नंबर सिस्टम पे, सिंप्लीफिकेशन पे और अलजेब्रा में। इसी तरीके से जो हमारा मेंसुरेशन है 2D और 3D दोनों से वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर शेप से रिलेटेड वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें और क्या है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक सिलेबस हम पूरा जान लेंगे टायर 1 का, टायर 2 का, टायर 3 का और टायर 4 का, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम देख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ क्या डिफिकल्टी रहती है कि उन्हें सिलेबस पता चल गया, उन्हें क्या क्या पढ़ना है ये पता चल गया, जैसे अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं बना पाते स्टडी की। सपोज किसी उनके फ्रेंड ने कहा कि बुक ए अच्छी है, आप बुक ए से क्वांट को शुरू करें, तो उसने बुक ए परचेज कर ली। लेकिन वहीं दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, बुक बी बहुत अच्छी है, उसने बुक ए को छोड़कर क्या करा, बुक बी को पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से किसी और फ्रेंड ने कहा कि बुक सी बहुत अच्छी है, तो उसने बुक बी को छोड़कर बुक सी को पढ़ना शुरू कर दिया। किसी एक पर्टिकुलर बुक को ना पढ़कर उसने क्या करा, अलग अलग बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा रहता है क्योंकि उनके पास कोई एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं होता है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसे आपको देखिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं टायर 1 में, अलग से टायर 2 में आपके लिए 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो अगर आप पूरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच में अपना एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं विद्या 24 का एसएससी सीजीएल एग्जाम कोर्स, जहां पर आपको डे वाइज पढ़ाई करने को मिलेगा। डे 1 में आपको पूरा आप उसका पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं कि डे 1 में आप क्या पढ़ने वाले हैं, डे 2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होने वाली है। तो जैसे मैंने कहा था कि पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, इन जितना भी पूरा आपका कोर्स का टाइम पीरियड रहने वाला है उसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन पे ज्यादा फोकस करा हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। तो इसके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है। अभी मैंने क्या कहा कि एक बुक हमने कंप्लीट कर ली तो उसका रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से जब आप अपना एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, एक पूरा सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, तो वहां पर आपके लिए अलग से रिवीजन सेशन भी रखे गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी लूप होल ना रहे। तो यहां पर आप क्या करते हैं, एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, उसके लिए आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, उसकी आपको पीडीएफ दी जाएगी विद सॉल्यूशंस। साथ ही साथ आपके लिए क्विज भी होने वाले हैं 3 डिफरेंट लेवल में, इजी भी आपके लिए है, मॉडरेट भी और साथ ही साथ एडवांस भी, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सके। क्योंकि सिर्फ अब हमें पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना होगा। टाइम और टारगेट दोनों को यहाँ पर लेके चलना है। तो आइए देखते हैं कि क्वांट सेक्शन में और क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्लेन ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन ज्योमेट्री से आपको स्केलेन ट्राइंगल्स, एक्यूट एंड एब्सोल्यूट एंगल ट्राइंगल, साइक्लिक एंड अदर क्वाड्रिलेटरल्स, टेंजेंट टू सर्कल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेन ज्योमेट्री में यही रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपके लिए हो जाएगा, टेंजेंट टू सर्कल। यानी कि जितने भी टेंजेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री से। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ 2 ही टाइप हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस आपको दे दिया जाए और उसे सॉल्व करने को आपको कह दिया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा प्लेन ज्योमेट्री। तो मैं अभी तक के 5 टॉपिक आपको ऐसे बताए क्वांट एप्टीट्यूड से, जिन पे आपको मेहनत करनी ही करनी है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, प्लेन ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं एवरेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज हो रहा होगा, या फिर जो डिफरेंट एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स गिवन, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज रेशो, अगर इन टॉपिक्स की मैं बात करता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और परसेंटेज की, ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे चाहे इससे क्वेश्चन आए या फिर नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनका हेल्प हम करके, इसकी हेल्प से हम काफी सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं जो दूसरे टॉपिक्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी जब आप रेशियो और प्रोपोर्शन कर लेंगे और परसेंटेज आप सीख लेते हैं, तो वहां पर काफी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं क्वांट सेक्शन से। अभी हम देखेंगे, इसी कोर्स में हम जानेंगे, क्योंकि इस कोर्स में काफी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए हैं। हर एक टॉपिक के लिए जितने भी उसके क्वेश्चन है उनकी क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होती है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कैसे आप, एक तो होगा कि किसी एक क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसके ट्रेडिशनल अप्रोच से, वहां पर आपके 4 से 5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप उस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं तो हार्डली आपको 40 टू 60 सेकंड वहां पर आपको उस क्वेश्चन को करने में लगेंगे। तो देखेंगे हम, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था हार्ड वर्क के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, जो इस पूरे कोर्स में आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा परसेंटेज से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, या तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। सक्सेसिव इंक्रीज, परसेंटेज सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं। परसेंटेज जहां पर सक्सेसिव इंक्रीज हो या फिर सक्सेसिव डिक्रीज हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों से क्वेश्चन बनेगा आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी और इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज कर लिया तो इजिली उन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप बाकी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क में भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज की शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क में बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। किसी वर्कर ने काम को छोड़ दिया, किसी वर्कर ने उस काम को ज्वाइन कर लिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं वो सारी जो स्टडी होगी वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी, यानी कि इन फॉर्मुलोज को आपको बताया नहीं जाएगा, इन सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स को आपको सिर्फ बताया नहीं जाएगा। यहाँ पर इस कोर्स में आपको बताने वाले हैं कि उन फॉर्मुलाज को, उन शॉर्टकट ट्रिक को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी आपकी होने वाली है। तो कोई भी चीज आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। हर चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट को एक जो
सिस्टमेटिक वे होता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया जाएगा। जो जो चीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे वो मैंने आपको बताया। रिवीजन आपको करवाया जाएगा और साथ ही साथ पूरी एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स इस तरीके से कंप्लीट आपका करवाया जाएगा। तो क्वांट सेक्शन से हमने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं पूरे जनरल अवेयरनेस को कैसे डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी आपको नजर आ रहा होगा, ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कितना पार्ट हिस्ट्री का आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा। इसी तरीके से करंट अफेयर में आप देख सकते हैं। जनरल साइंस आप देख सकते हैं कितना पार्ट कवर कर रहा है जनरल अवेयरनेस में, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इस तरीके से पूरे जनरल अवेयरनेस को डिवाइड किया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में। तो आइए और चीजें जानते हैं इनके बारे में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस की। जब आप बात करेंगे कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर आएंगे और उनमें भी क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर बात करी जाए सबसे पहले करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब भी हम जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आपके लिए आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो किससे से बन रहे होंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और कुछ क्वेश्चन नेशनल अफेयर से। तो दोनों वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दोनों आपको वहां पर पढ़ने पड़ेंगे जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, 2। इकोनॉमी और फाइनेंस से 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वहां पर पढ़ना होगा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी वहां पर आपको प्रिपेयर करना होगा। इसी तरीके से हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों से क्वेश्चन वहां पर आपके लिए बनते हैं। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, कौन सा आर्टिकल क्या है, किस आर्टिकल से हमें क्या चीज मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बायोलॉजी से क्वेश्चन सामने आएगा, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, अदर इंफॉर्मेशंस, फिजिक्स और स्पेस एंड डिफेंस इन इंडिया। तो इस तरीके से पूरे साइंस को भी डिवाइड किया गया है। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस सेक्शन। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, अदर इंफॉर्मेशन, स्पेस, डिफेंस इन इंडिया से भी क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। और चीजें क्या बताई गई यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बात करी जाए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और स्टैटिक जीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपसे अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, मिसलेनियस कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन होती हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, अदर इंफॉर्मेशन हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। तो इस पूरे पार्ट को आपको तैयार करना होगा स्टैटिक जीके में, जहां पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो चीजें क्लियर है यहाँ पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट हमने देखे कि क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे। जनरल अवेयरनेस में हमने देखा कि कैसे पूरे जनरल अवेयरनेस को डिवाइड किया गया है, कहां से कौन से टॉपिक से हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत हाई लेवल पे नहीं पढ़ना है इन चीजों को, इतना ही अगर आप 9-10 लेवल पे आप इन चीजों को कंप्लीट करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। साइंस में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, 9-10 लेवल पे आप अगर इसे प्रिपेयर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स को भी आपको ज्यादा हाई लेवल पे नहीं लेके जाना है कि आप सिर्फ, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे और आप पढ़ रहे हैं 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो वहां पर इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो प्रिपरेशन उस तरीके से हम करेंगे जो बिल्कुल आपकी एग्जाम टारगेट होगी,
जैसे मैंने आपको कहा टाइम और टारगेट दोनों आपको अचीव करने हैं और ऐसे ही इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीट करी गई है जनरल इस कोर्स में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टैटिक जीके के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से इस पूरे कोर्स में कवर किया गया है। तो और चीजें यहाँ पर जानते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी तरीके से हमने पूरे टॉपिक को डिवाइड भी किया है। एशियन हिस्ट्री आपको अलग पढ़ने को मिलेगी, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अलग बताया जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एशियंट हिस्ट्री से, वो कौन कौन से हो जाते हैं? प्री हिस्ट्री, एशियंट एज, द वैदिक एज, महाजनपद, रिलीजियस रेवोल्यूशन और मौर्यन अंपायर। तो जैसे कि अगर मैं कोर्स की बात करता हूं तो पूरे हिस्ट्री को बहुत अच्छे से उनके टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है। और जैसे भी आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने नहीं आएगी। जब आप एक बार पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोई भी चीज आपको, पहली बात तो वहां पर बोरिंग नहीं लगने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक को हम लेते हैं तो वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है हमारे लिए, लेकिन वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको कितनी चीजें समझ में आए उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और ताकि चीजों को हम इजीली रिकॉल कर पाए तो वहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपके लिए होने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप एशियन हिस्ट्री को हमने डिफरेंट जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज उनके वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही इजीली इस कोर्स में मिलने वाले हैं। प्री हिस्ट्री, एशियंट एज, द वैदिक एज, महाजनपद, रिलीजियस रेवोल्यूशन और मौर्यन अंपायर। वहीं पर अगर बात करी जाए मिडिवल हिस्ट्री की, तो मिडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत क्या होती है, दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी आई, किस तरीके से कौन सी डायनेस्टी सबसे पहले स्टैब्लिश हुई, उसके बाद किस तरीके से दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मौर्य जो मुगल थे वो मुगल आए वहां पर। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत, द विजयनगर एम्पायर, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट और मुगल एम्पायर। तो जैसे ही आप इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे इनके भी आपको क्या दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज दी जाएंगी, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और आपको इजीली इसे रिकॉल कर पाए इसके लिए आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और लास्ट हमारे लिए अगर हम बात करी जाए मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और किस तरीके से उन्होंने ट्रेडिंग करते करते अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जब वो क्या कर लेते हैं, मुगल एम्पायर को भी खत्म कर देते हैं और उसके बाद उनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हिस्ट्री से रिलेटेड जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे से कवर करा है। इनके भी टॉपिक्स और इनके सब टॉपिक, इनके क्वेश्चन, सारी चीजें आपको इस कोर्स में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो मूव करते हैं आगे। तो अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था, इंग्लिश आपके लिए कंप्लीट टॉपिक, आपके लिए यहाँ पर जितने टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ टायर 1 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अगर टायर 2 की भी बात करते हैं तो इंग्लिश उतनी ही इंपॉर्टेंस आपके लिए रखती है। तो इस इंग्लिश में हमने इंग्लिश और क्वांट सेक्शन दोनों में हमें स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए चलना होगा। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से पूरा इंग्लिश हमारा डिवाइड किया गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने आएंगे, स्पेलिंग करेक्शन आपके सामने आएगा, आइडम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, एंटोनियम एंड सिनोनियम से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से पूरे कंप्लीट इंग्लिश को डिवाइड किया गया है, इस पाई चार्ट में आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या वेटेज रहता है जब एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करी जाए यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको कितने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे? 5, यानी कि इसका लेवल कैसा हो गया, ये हमारे लिए एक स्कोरिंग टॉपिक हो गया। तो जब अब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, जब आप इस कोर्स को इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने की राइट अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से आप वहां एग्जामिनेशन में भी टाइम बचा सकते हैं, और कैसे आप जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनके राइट आंसर किस तरीके से इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें कवर करी गई हैं और इंग्लिश को टॉपिक टू टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया है। एज वेल एज जो इसमें क्विज होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपको एक प्रॉपर फीडबैक रिपोर्ट भी मिलती
मिलती है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही ईजिली एनालाइज भी कर पाएंगे और आगे चल के उसी फीडबैक रिपोर्ट की हेल्प से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो रीडिंग को यहाँ पर भी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगी इंग्लिश में कि किस तरीके से आपको एक राइट अप्रोच होता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, मैंने आपको बताया 5, जो कि आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है इंग्लिश से। करना क्या होगा, एक पैसेज गिवन रहेगा, पैसेज गिवन एंड यू हैव टू सॉल्व देम। एक पैसेज आपको दे दिया, उसी के बेस पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछ ले गए, तो उन पैसेज के ही बेस पर उन क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स 5, ये भी आपके अब 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगेन मैं इसे एक स्कोरिंग टॉपिक कहूंगा। मिक्सचर ऑफ वोकैबुलरीज एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, जो फिलर्स रहेंगे, वो मिक्सचर ऑफ वोकैबुलरीज होंगे और एज वेल एज जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको फिलर्स में देखने को मिलते हैं। स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग से 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा भी देखा गया है कि स्पेलिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए 0 to 3 यहाँ पर मेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स की, प्रीवियस ईयर एनालिसिस की, तो यहाँ पर स्पेलिंग से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि ये भी आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसे भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। चूज द मिस स्पेल वर्ड एंड करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, या तो मिस स्पेल वर्ड होगा उसको पता लगाना होगा, या फिर करेक्ट जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आपको वहां पर बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्रेजेस एंड आइटम्स मीनिंग 1 से 2 तक ये देखने को मिलते हैं, यानी कि ये मॉडरेट है, इतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो जाता है। चूज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस एंड आइटम, तो एक फ्रेज आपको दे दिया, उसका मीनिंग आपसे पूछ लिया गया, बहुत ही सिंपल रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी आपके लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर 0 से 2 लिखा है, लेकिन कई बार 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जहां पर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड से उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, तो चीजें क्लियर है यहाँ पर। फ्रेजेस रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन, तो फ्रेजेस रिप्लेसमेंट भी 0 से 2 देखने को मिल सकता है, जो कि स्कोरिंग है। करेक्ट द सेंटेंस, जहां पर आपको क्या करना होगा, करेक्ट सेंटेंस चूज करना होगा। एरर स्पॉटिंग, जहां पर आपको एरर फाइंड करना होता है, ये भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। 3 क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट द एरर, फाइंड द एरर इन द प्रपोजिशंस, टेंसेस और ग्रामर, तो यानी कि बेसिकली ग्रामर से ही रिलेटेड रहेगा। जो आपको एरर होंगे वो वहां पर आपको फाइंड करके उन्हें करेक्ट करना होगा। करेक्ट द एरर, फाइंड द एरर इन प्रपोजिशन, टेंसेस एंड ग्रामर। तो ये था ओवरऑल अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आपने देख लिया कि इंग्लिश आपके लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वेटेज रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे कोर्स में बहुत अच्छे से इंग्लिश को कवर कराया हुआ है और इसकी ट्रिक्स और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी। चाहे प्रैक्टिस सेशन की मैं बात करूं या फिर क्विज की मैं आपकी बात करूं, क्विज में भी वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो डेली अपडेट होते रहेंगे, जो कि एग्जाम जो नया पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम वहां पर क्विज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एनालॉगी, नंबर्स एंड लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंबल एंड नोटेशंस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम कोर्स परचेज करते हैं, वहां पर आपको डे वाइज पढ़ाया जाएगा, यानी कि A to Z चीज आपकी सारी कंप्लीट करवाई जाएगी, लेकिन उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करा जाएगा जो हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक है। उनके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनकी क्विज आपको अप टू डेट मिलने वाले हैं, जिस तरीके के एग्जाम में नए पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से वो टॉपिक है, एनालॉगी, नंबर्स एंड लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंबल एंड नोटेशन। तो एनालॉगी की जब हम बात करेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, या तो वहां पर आपसे वर्ड एनालॉगी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं लेटर एंड नंबर एंड लेटर सीरीज की, तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या हो गई, जहां पर लेटर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं उस सीरीज में, नंबर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और सिंबल्स भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा नंबर एंड लेटर सीरीज है, तो वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहीं पर अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में आपको चूजिंग द ऑड वर्ड या फिर चूजिंग द ऑड नंबर के तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं।
कोडिंग एंड डिकोडिंग अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, लेटर एंड वर्ड बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। जब हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही ट्रिकी सेक्शन है। अगर आप रीजनिंग से क्वेश्चन आप किसी स्टूडेंट को देते हैं, किसी 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी देते हैं, तो वो इजिली कर सकता है, लेकिन उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वहां पर लग जाएगा। लेकिन जब तक कि आपको इनकी ट्रिक्स नहीं पता होंगी, जैसे मैंने कहा रीजनिंग बहुत ट्रिकी सेक्शन है, तो इनकी ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एग्जामिनेशन में दोनों चीज आप मेंटेन कर पाएंगे, अपनी टाइम भी और अपनी एक्यूरेसी भी। अगर एक क्वेश्चन में आप उसे ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं तो वो 4 से 5 मिनट ले रहा है, और वही क्वेश्चन ट्रिक की हेल्प से कितने में होना था, 30 से 40 सेकंड के बीच में वो यहाँ पर होना था। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है रीजनिंग सेक्शन से, वो बहुत अच्छे से इस कोर्स में कवर करी गई हैं। सारी ट्रिक्स आपको टॉपिक वाइज ही समझाई जाएंगी कि किस टाइप में, किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है रीजनिंग से, और ये से आप एक स्कोरिंग अपना पूरा जो हमारा रीजनिंग टॉपिक है, इसे आप एक स्कोरिंग टॉपिक भी एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कोई सेक्शनल कट ऑफ वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से लेटर एंड वर्ड बेस्ड और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सारी चीजें जब आप ट्रिक सीखेंगे, इनकी राइट अप्रोच सीखेंगे, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो लास्ट अगर हम बात करें सिंबल एंड नोटेशंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनइक्वालिटीज इन कोडेड लैंग्वेज और सीरीज कंटेनिंग लेटर नंबर्स एंड सिंबल। तो सिंबल और नोटेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको रीजनिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो ब्लड रिलेशन जैसे अदर टॉपिक भी हैं, उनकी भी ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी कि किस तरीके से टाइम सेविंग अप्रोच होती है, क्या एक राइट अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को करने की। तो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी रीजनिंग सेक्शन से रिलेटेड भी। आइए अब मूव करते हैं अपने टायर 2 की तरफ। तो अगर टायर 2 एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अब मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं कि टायर 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, क्या उनका वेटेज रहेगा एग्जामिनेशन में। अगर अर्थमेटिक टॉपिक की हम बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वहां पर सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम काफी डिफरेंट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से वहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम आप देख सकते हैं, इतना स्कोरिंग टॉपिक नहीं है, एक ही क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलता है, और वो भी काफी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आपके सामने आता है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इसे मैं एक स्कोरिंग टॉपिक बोल सकता हूं। पार्टनरशिप से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगेन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। पाइप एंड सिस्टेन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम एंड एजेस से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर टाइम एंड वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगेन इसे क्या बोल सकते हैं आप, टाइम एंड वर्क को 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये एक स्कोरिंग टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। एवरेज से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट भी यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको इजीली समझ में आ चुका है, तो डिस्काउंट में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। वहीं पर मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो इन टॉपिक से रिलेट नहीं करते हैं लेकिन अर्थमेटिक से बिलोंग करते हैं, तो 2 क्वेश्चन के 2 मार्क्स के वो क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं। वहीं पर आप एडवांस मैथ्स की तरफ चलेंगे तो ज्योमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा 7 से 8 क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, पिरामिड एक्सेट्रा, तो वहां पर भी आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 तक क्वेश्चन भी आपको डीआई से देखने को मिलते हैं, और डीआई में आपको पता होगा कि डिफरेंट चार्ट्स आपको दिए जाते हैं, और उनकी ट्रिक आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 क्वेश्चन का सेट आता है, वहां पर 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इजीली आप ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप, अगर आपको चार्ट एनालाइज करना आता है, तो वहां पर आप उस चार्ट को एनालाइज करके इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर आपके लिए यही ट्रिक हो जाती है कि डीआई के क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है। तो जैसे मैंने कहा कि कोर्स में सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करी गई हैं, इनके क्वेश्चंस, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनकी क्विजेस, तो वहां पर कोई डिफिकल्टी आपके सामने नहीं आएगी जब आप डीआई के क्वेश्चंस या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर
7 से 8 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने बताया था, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्योंकि कई बार क्या होता है 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हैं, 11 12th हम पढ़ते नहीं है, फिर हम आगे आके देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपका बेसिक अभी तक क्लियर नहीं है तो बेसिक से लेकर एडवांस तक के ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेट करेगा, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में भी ट्रिक का बहुत ही ज्यादा रोल रहने वाला है। अलजेब्रा अगेन जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टायर 2 की बात करें या फिर आप चाहे टायर 1 की बात करें, 9 से 10 क्वेश्चन अलजेब्रा से देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और बाकी इसमें भी मिसलेनियस 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका होने वाला है। तो मैंने आपको वेटेज बता दी है, कौन सा आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक हमारे लिए वर्दी है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है या फिर किसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो चीजें क्लियर है यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं मैथमेटिक्स से सीजीएल टायर 2 में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो वहीं पर अगर देखा जाए इंग्लिश को, तो इंग्लिश में अगेन ऑलमोस्ट सिलेबस सारा सेम रहने वाला है, वही मैंने आपको बताया था। अर्थमेटिक में भी अगर आप बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, क्वांट सेक्शन की बात करेंगे या इंग्लिश की, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। क्वांट सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं इंग्लिश में टायर 2 में कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। थोड़ा सा बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा वहां पर चेंज हो जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब कितने मार्क्स का हो गया है, 25 से 30 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिल जाता है। पैरा जंबल्स आपके 21 से 23, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच 23 से 25, सिनोनियम एंटोनियम्स 7 से 8, आइडम एंड फ्रेजेस 4 से 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20 से 22। तो आप देख रहे हैं आपके लिए कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए चलनी है, पैरा जंबल पे स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसी तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 20 से 22 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्लोज टेस्ट 20 से 25 मार्क्स, अगेन 20 से 25 क्वेश्चन, सॉरी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 8 से 10 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। एरर स्पॉटिंग 20, करेक्ट स्पेलिंग 3 से 4, फिल इन द ब्लैंक्स 5 से 6, मिसलेनियस 9 से 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी सीजीएल के लिए, एग्जाम पैटर्न उसका और एज वेल एज सिलेबस। तो इन सब चीजों के साथ हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें जानी, किस तरीके से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एसएससी सीजीएल को, कैसे आपको क्रैक करना है एसएससी सीजीएल को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पूरा सिलेबस हमने देख लिया, लेकिन उनमें से क्या चीज हमारे लिए वर्दी है, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में विद्या 24 के एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो आई होप चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे कोर्स के साथ, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको हमेशा याद रखनी है, अपना वो स्ट्रॉन्ग रीजन जिस वजह से आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ताकि आप इंटरनली मोटिवेट रहें। अगर आप हमेशा ही एक्सटर्नल मोटिवेशन को ढूंढेंगे, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा, तो मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा। वो आप इंटरनली मोटिवेट कब हो सकते हैं, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो क्यों आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और क्यों आपको अपना एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। तो आई होप ये चीजें आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी। इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।